करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रिसेंटली रिलीज्ड सुपर सर्वाइवल मिनी सीरीज। तो पूरी सीरीज को एक ही वीडियो में कवर कर दिया गया है। सीरीज का नाम है ला पाल्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में स्पेन के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसे कनारी आइलैंड्स कहा जाता है, उसमें से एक खूबसूरत आइलैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम है ला पाल्मा। ये आइलैंड टूरिस्ट्स का फेवरेट स्पॉट है क्योंकि यहाँ सर्पिल दर्शनीय स्थल, ढेर सारे ज्वालामुखी और दिल जीतने वाले बीचेस सभी मौजूद हैं। इसलिए यहाँ पर हर वक्त टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। तो आज भी एक बोट में यहाँ पर टूरिस्ट का एक ग्रुप आया है जो ला पाल्मा आइलैंड में एंजॉय करने के लिए आए हैं। पानी के बीचों बीच ऐसी शांति होती है कि एक औरत तो मस्त डाइविंग करने के इरादे से पानी में कूद जाती है, लेकिन कोई उस पर उतना ध्यान देता ही नहीं क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर डाइविंग करते हैं। पर अचानक ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र का पानी उबल रहा हो। किसी को कुछ समझ में आता नहीं कि ये क्या हो रहा है, और तो और धुआं निकलना शुरू हो जाता है। सभी घबरा जाते हैं कि अचानक पानी में धुआं कहाँ से आया। वे तुरंत ही बोट घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बोट का निचला हिस्सा क्रैक हो जाता है और उबलता पानी अंदर आने लगता है। एक बूंद गर्म पानी हाथ में लग जाती है तो कितनी जलन होती है। पर यहाँ पूरा समुद्र उबल रहा है तो सोचिए इनका क्या हाल हुआ होगा। कुछ ही देर में सारे टूरिस्ट्स उबल जाते हैं और पानी में डूबकर घिनौने तरीके से मर जाते हैं। यहाँ से सीधे ला पाल्मा के एक होटल को दिखाते हैं जहाँ एक कपल और उनके 2 बच्चे आए होते हैं। पति का नाम है फ्रेडरिक और पत्नी का नाम है जेनिफर। इनकी बेटी का नाम है सोफिया और बेटे का नाम बर्नार्ड। वे यहाँ पर क्रिसमस हॉलिडे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं और खास बात ये है कि यह परिवार हर साल यहाँ पर आता है और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का एंजॉय करके जाते हैं। इसी वजह से उस होटल के स्टाफ इनको बखूबी जानते हैं और इनका स्वागत बड़े अच्छे से करते हैं। इस बार तो वे कहते भी हैं कि सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, इसीलिए इस साल हमने आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है और वो भी नॉर्मल रूम के रेट पे। सुनकर वे बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह भाई, हर साल आने का कुछ तो फायदा हुआ। वे उस स्पेशल रूम की चाबी लेकर चले जाते हैं। रूम बहुत ही बढ़िया होता है। सच बताऊं तो वे कमरे को देखने लगते हैं तो सोफिया को एक ईयर रिंग मिलता है। ये उसी लड़की का ईयर रिंग है जो कहानी की शुरुआत में डाइविंग करने के लिए बोट से कूदी थी। न उसी का रूम इनको दिया गया है। फिलहाल के लिए यहाँ से सीधे आइलैंड के जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को दिखाते हैं जहाँ के स्टाफ इस आइलैंड में हो रही जियोलॉजिकल चेंजेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहाँ पे ज्वालामुखी एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ अर्थक्वेक होने वाला है, वगैरह वगैरह। और यही है इस इंस्टीट्यूट की मेन जियोलॉजिस्ट जिसका नाम है मारिया। तो इन्हें न्यूज़पेपर्स के जरिए उस मिसिंग टूरिस्ट बोट का पता चलता है और न्यूज में छपा होता है कि वो एक एक्सीडेंट था जिसमें सारे टूरिस्ट्स मारे गए। पर इस इंस्टीट्यूट का हेड जिसका नाम है हेनरी, उसे लगता है कि यह महज एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता था, बल्कि जरूर कोई जियोलॉजिकल रीजन रहा होगा इसके पीछे। यानी कि आइलैंड की धरती में कोई बदलाव आ रहा है और शायद यह किसी डिजास्टर की शुरुआत भी हो सकती है। इसीलिए वे मारिया और उसके कलीग क्लेटन को सारे ट्रांसमीटर्स का डेटा चेक करने को कहते हैं। लेकिन लगता है कुछ ट्रांसमीटर्स काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। मारियो और क्लेटन उन ट्रांसमीटरों को चेक करने के लिए पहाड़ के ऊपर जाते हैं। वहाँ पर एक गुफा होती है जिसके बाहर एक ट्रांसमीटर होता है। वह सही से डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये लोग गुफा के अंदर वाले ट्रांसमीटर को चेक करना चाहते हैं, पर गुफा की दीवारों से पानी टपकता है, जिसको देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी आने का कोई चांस ही नहीं था। और अंदर जाने पर ढेर सारे चमगादड़ मरे पड़े होते हैं। इन्हें शक होने लगता है कि पक्का प्रकृति में जरूर कोई बदलाव आ रहा है। वहाँ टपकते हुए पानी का वो सैंपल ले लेते हैं। उनके पास एक डिवाइस होता है जिससे वे वहाँ की हवा को चेक करते हैं। तो पता चलता है कि हवा में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैस मौजूद है। मतलब यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा होने वाली है। ज्वालामुखी के फटने से सुनामी के भी चांसेस हैं। वे आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा दर्रा बना हुआ है जिसके अंदर फंसकर उनका ट्रांसमीटर टूट गया है। इतनी बड़ी दरार पड़ने की क्या वजह हो सकती, यही सोचते सोचते वे बाहर आ जाते हैं और ऑफिस जाकर अपने चीफ हेनरी को सारी बातें बताते हैं। मारिया कहती है कि मुझे तो सुनामी के आसार नजर आ रहे हैं, हमें आइलैंड के लोगों को वार्न कर देना चाहिए। पर हेनरी कहता है कि बिना ठोस प्रूफ और डेटा के हम यूं ही लोगों को यहाँ से नहीं भेज सकते। सभी हमें पागल कहेंगे और अगर कल कोई आपदा नहीं हुई तो थोड़ा और डेटा कलेक्ट करो जिससे ये साफ पता चले कि कोई आपदा होने भी वाली है या नहीं। तब क्लेटन मारिया को बताता है कि 3 साल पहले कुछ इसी तरह के लक्षण नजर आए थे और तब हमने बिना किसी ठोस डेटा के लोगों को वार्न किया और सभी को आइलैंड से दूर भेज दिया, लेकिन बाद में ऐसा कोई आपदा हुआ ही नहीं। इसीलिए हेनरी डर रहा है कि कहीं इस बार भी हमारा मजाक ना बन जाए, क्योंकि अगर इस बार भी हमारी वार्निंग्स गलत निकली तो लोगों का हम पर से भरोसा ही उठ जाएगा। इसलिए हमें प्रॉपर रिसर्च करके ठीक ठीक समझना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या होने जा रहा है। मारिया को भी ये बात ठीक लगती है और वह घर आ जाती है और अपने सिस्टम पर यह चेक करती है कि अगर बाय चांस सुनामी आ भी गया
तो किस तरह का नुकसान होगा और किस हद तक होगा। तब उसका छोटा भाई आता है जिसका नाम ब्रेड है और वह एक ड्राइवर है। वह बताता है कि यार आज डाइविंग के दौरान मैंने हजारों की तादाद में कछुओं को दूसरी जगह माइग्रेट करते देखा था, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ से फ्रेडरिक और जेनिफर के परिवार को दिखाते हैं जो होटल के रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे होते हैं। इनका बेटा बर्नार्ड एक न्यूरो डाइवर्जेंट लड़का है, यानी हम जिन लोगों को नॉर्मल कहते हैं उनके ब्रेन्स बातों को जिस तरह प्रोसेस करते हैं, तो न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के ब्रेन्स उन्हीं बातों को अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं, मतलब कि नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग। तो बर्नार्ड मेन्यू से आइटम ऑर्डर करता है, लेकिन जब वह डिश आता है तो वह उसे मेन्यू में जो डिश होती है उसके साथ कंपेयर करता है, मतलब उसकी फोटो के साथ, और कहता है कि ये तो बहुत ही अलग दिख रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना। पर फ्रेडरिक उसको समझा बुझाकर खाने के लिए कन्विंस कर लेता है। तब सोफिया दूसरे टेबल पर बैठी चार्ल्स नाम की लड़की को देखती है जो सोफिया को देखकर स्माइल करती है। सोफिया भी जवाब में अच्छी सी स्माइल करती है। लंच के बाद सोफिया स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है और तभी चार्ल्स आकर उसके पास बैठ जाती है। कहती है हम भी यहाँ वेकेशन के लिए आए हुए हैं, अगर तुम फ्री हो तो बीच में क्या मजा आएगा वहाँ पर सोफिया कहती है मेरा भाई स्विम कर रहा है और वह न्यूरो डाइवर्जेंट है, इसीलिए मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। यह सब सुनकर फ्रेडरिक कहता है कि अरे नई जगह पर नई दोस्त मिली है, उसके साथ बीच पर जाने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल जाओ, तुम जाओ, बर्नार्ड पर मैं नजर रख लूंगा। इस पर सोफिया भी चार्ल्स के साथ चली जाती है। इसी बीच फ्रेडरिक देखता है कि होटल का स्टाफ जेनिफर के साथ बहुत ही हंस कर बातें कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों फ्रेडरिक इससे परेशान हो जाता है कि कहीं यह मेरी वाइफ को फुसला तो नहीं रहा। लेकिन जैसे वह स्विमिंग पूल की तरफ मुड़ता है वहाँ पर बर्नार्ड नहीं होता। फ्रेडरिक घबराकर उसे ढूंढने लग जाता है। इसी बीच सोफिया बीच के पास आ जाती है। इसी बीच यहाँ इंस्टीट्यूट के हेड हेनरी को दिखाते हैं जो इस आइलैंड के एक डॉक्टर से मिलने जाता है। वह उसे कुछ लाशों की फोटो दिखाता है। ये उन लोगों की फोटोज हैं जो शुरुआत में समुद्र के बीच उस बोट के क्रैक होने से डूबकर मर गए थे। डॉक्टर बताता है कि वे लोग समुद्र में डूबने से नहीं मरे थे बल्कि उबलते पानी में झलकर मरे थे। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस वक्त समुद्र का पानी उबल रहा था और फिर उनके शरीर में कई सारे टॉक्सिक गैसेस चले गए, इसी वजह से उनकी मौत हुई। यह कहने के बाद वह हेनरी को और भी कई अच्छी डिटेल्स दिखाता है। यह सब जानकर हेनरी हो जाता है चौकन्ना और उसे शक होता है कि कहीं वाकई में सुनामी तो नहीं आने वाली। यहाँ मारिया और क्लेटन मिलकर उस गुफा से लिए गए पानी के सैंपल को टेस्ट कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस पानी में मिनरल्स की मात्रा बहुत ही कम है और पानी ऊपर से टपक रहा था, यानी वह दरार जिसमें उनका ट्रांसमीटर फंसा हुआ था वह दरार गुफा के ऊपरी हिस्से से शुरू हुई होगी। यह सारी चीज सोचने के बाद इनकी जाँच करने के लिए दोनों फिर उस गुफा के पास जाते हैं और उनका शक बिल्कुल सही होता है, क्योंकि गुफा के ऊपरी हिस्से में एक बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई थी, यानी या तो यहाँ कोई ज्वालामुखी फटने वाला है या फिर कोई और प्राकृतिक आपदा होने जा रही है। फिर वे अपने इक्विपमेंट से उस दरार को नापते भी हैं। यहाँ से सीधे होटल में फ्रेडरिक को भी दिखाते हैं। उसे भी कोई वाइब्रेशन फील होता है, लेकिन जल्दी वह रुक भी जाता है क्योंकि वह इस बात को सीरियसली नहीं लेता। दूसरी ओर हेनरी भी अपने रिसर्च के जरिए इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सर पर मंडरा रही है, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद वह आधिकारिक सुनामी वार्निंग नहीं देना चाहता है और कहता है कि फिलहाल तो हम सिर्फ सिविल गार्ड को सूचना दे देंगे। यहाँ मारिया और क्लेटन पहाड़ के ऊपर अपनी जांच कर रहे होते हैं और तभी अचानक से उस दरार में से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लग जाता है और क्योंकि इन्हें पता था कि यह टॉक्सिक गैस है तो दोनों नाक बंद करके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक हर तरफ धुआं फैल चुका था। अब तक मारिया कुछ टूरिस्ट को देखती है जो वहाँ कैंपिंग कर रहे होते हैं। मारिया उनको बताती भी कि जल्दी यहाँ से चले जाओ, जल्दी ये टॉक्सिक गैस है, इसलिए ज्यादा सांस मत लो और एक कपड़ा पानी में भिगोकर उससे नाक बांध लो। उन्हें इंस्ट्रक्शंस देकर मारिया भी वहाँ से भागती है, लेकिन धुआं तो इतना घना होता है कि आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसी वजह से मारिया एक जगह फिसल कर गिर जाती है। तभी कुछ देर में मारिया को इल्यूजन आता है जैसे वो पानी में डूब रही हो। वो एकदम से चौंक कर उठती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। तब हेनरी उसे बताता है कि एन वक्त पर हमने तुम्हें बचा लिया था। क्लेटन ने उस गैस को ज्यादा इनहेल कर लिया था, इसलिए वो कोमा में है और तो और 2 टूरिस्ट भी मर गए। मारिया कहती है देख मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि वार्निंग दे दो। खैर अब सबको सबूत मिल चुका है, न तुरंत मेयर को इन्फॉर्मेशन में क्यों डाले और थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसके बाद मारिया को इतना गुस्सा आता है और वो कहती है क्या आप जानते हैं कि मेरी माँ सुनामी में मारी गई थी। आप जैसे सरकारी ऑफिसर ने अगर इस तरह के लक्षणों के बारे में पहले अनाउंस कर दिया होता ना तो शायद मेरी माँ आज जिंदा होती और उन जैसे कई लोग बच जाते। आज प्लीज़ आपकी बार बाकी ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दीजिए और आगे बार लोगों के जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इस तरह मारिया बहुत रिक्वेस्ट करती है।